गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, एनालाइजिंग डाटा चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा, आज कंटिन्यूस सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो बच्चों, कल हम डिस्कस कर रहे थे मीन, मीडियन एंड मोड्स, ठीक है। इनके बेसिक्स के बारे में हमने समझा। आज भी हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे और समझते हैं डिटेल में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन देखते हैं, ठीक। ठीक, तो या आप इसको हिंदी में समांतर माध्य भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले लिख लेंगे सम 10 संख्याएं। सबसे पहली प्रथम 10 सम संख्याएं तो कौन कौन सी होंगी आप जानते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 20 हो गए क्या, 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी क्या, प्रथम 10 सम संख्याएं। ठीक, अब आपको क्या बताना है, इनका औसत बताना है। तो औसत या मीन बोल लो, क्या आ जाएगा आपका बच्चों। आप क्या देखते थे, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में क्या रहता था, कुल प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग करना है और उसको फिर क्या करना है आपको, कुल प्रेक्षणों की संख्याओं से भाग देना है। तो आपके पास जितने वैल्यूज हैं आप सभी को ऐड कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, ओके। तो 4 2 6, 6 2 12, 12 8 20, 20 10 30 42, 42 के बाद फिर कितना, 14 16 30, तो ये हो जाएगा 72, 92, 92 और 18 कितना हो गया आपका, 110 बटे में 10 आ जाएगा आपका औसत 11। ठीक है, तो औसत यानी कि मीन आपका आ गया 11। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत या डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ राइस इन 5 डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम द गिवन डेटा। सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। प्राइजेस आर इन रुपीज 25, 28, 30, 31 एंड 32। तो ये क्या है, आपके राइस के प्राइजेस हैं, पर केजी दिया होगा मेरे हिसाब से। ऑलराइट, तो आपको 5 सिटीज का डेटा दिया हुआ है। अब आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, टेबल, जो आपको टेबल दी है वो बना लेना है। ठीक, डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है सिटी और दूसरा है प्राइस। तो सिटी ए, बी, सी, डी एंड ई। प्राइसिंग आर 25, 28, 30, 31 एंड 32। ऑलराइट, ओके। अब आपको क्या बताना है, एवरेज प्राइसिंग ऑफ राइस। एवरेज प्राइसिंग ऑफ राइस। अब राइस की एवरेज प्राइस कैसे आएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही आपके मीन का फॉर्मूला है। ऑलराइट बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। वैल्यूज क्या है, 25, 28, 30, 31 एंड 32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5। ऑलराइट, ऐड कर लो, ये दोनों मिला के 60 हो गए, 30 90 और 115, 135, 145, 146 अपॉन 5। 5 टू द 10, 5 9 द 45.2, 29.2 समथिंग। ठीक है, तो 29 रुपये, 29.20 रुपये आपके क्या हो जाएगी, एवरेज प्राइसिंग ऑफ राइस हो जाएगी। आप चेक कर लेंगे इसको एक बारी। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक आपके पास डेटा क्या हो, कम हो, बहुत लिमिटेड संख्या में डेटा है आपके पास, ठीक है, ऑब्जर्वेशन डेटा कम है। तो आप क्या करते हो, उसका एवरेज यानी कि मीन आप बड़े आसानी से निकाल लेते हो। सभी ऑब्जर्वेशंस को ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट मीन का, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एडवांस करेंगे जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो। डिस्क्रीट डेटा यानी कि असतत, ठीक है। जब आपके पास डेटा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा संख्याओं में आपके पास नंबर्स हो, तो आप उनको क्या कर लेते हो, ग्रुपिंग कर लेते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ आपके सामने कुछ डेटा लगा हुआ है। ये डेटा क्या है, कक्षा 9वीं में गणित विषय में प्राप्तांक है बच्चों के, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है और उसमें उनको मैथ्स में कितने कितने नंबर मिले वो बताया गया है। ऑलराइट, 30, 30, 38, 40, 42 एंड सो ऑन, इस तरह का डेटा है। तो आपको अब क्या करना है, इन डेटाओं का माध्य निकालना है, समझ रहे हो, यानी कि मीन निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे डेटा आपके पास कितने हैं, लगभग 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 या 30 और ये 35। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं आपके, 35 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी 35 डेटा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद उनको 35 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी झंझट है या नहीं है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो अगर गणित विषय में अगर आपको औसत प्राप्तांक चाहिए, औसत प्राप्तांक, तो आप क्या करोगे, आप सभी प्राप्तांक को जोड़ोगे और डिवाइड करोगे किससे, 35 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थे, 35 थे। तब यहां पे आप 30, 30 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42, 35 इस प्रकार से जोड़ते जाइए। तो आपको देखने में लगेगा सर यहाँ तो बहुत सारे डेटा हो जाएंगे जिनको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ना हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है ये करते करते आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओ, मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के डेटा जो दिए हैं आपको, इसको क्या कहते हैं, असतत, यानी कि डिस्क्रीट डेटाज। डिस्क्रीट डेटा ऐसे डेटा थे जो बहुत सारे आपको अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करनी पड़ती है, इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तालिका बनाकर देख लेंगे। तालिका में हम क्या करेंगे, इनकी आवृत्ति को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों देख पा रहा हूँ कि कुछ डेटा ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 30 है, 30 है, उसी प्रकार से 40 भी यहाँ आगे में डेटा में मैंने देखा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन डेटा को उनकी बारंबारता के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार क्या करेंगे, एक टेबल में जमा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो बच्चों मैंने आपके सामने डेटा लिख रखा है, 30, 30, 38 समथिंग, ओके। और अब हमको क्या करना है, इसके लिए टेबल फॉर्म करना है। तो टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल में मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, प्राप्तांक, यानी कि नंबर्स ऑब्टेन्ड, ठीक। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आएगी उसकी बारंबारता, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी को मैं आपसे दर्शा रहा हूँ। प्राप्तांक यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपका, मान लो एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। और अब आपको एक और चीज लेनी है, बारंबारता और प्राप्तांक का दोनों का गुणनफल, ठीक है। प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणनफल, गुणा बारंबारता। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं एफ इंटू एक्स कर रहे हैं एक तरह से। तो चलिए डेटा लिखते जाते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे लोअर वैल्यू। आप अगर देखोगे सभी डेटा में सबसे कम प्राप्त कितना हुआ है, 30 मार्क्स सबसे कम है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, 30, ठीक। तो 30 कितना है, 1, 2, उसके बाद देखो 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6 जगह ऐसे हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 मार्क्स मिले। 30 के बाद दूसरा हाईएस्ट क्या है, 35। ऑल राइट, 32 दिख रहा है क्या कहीं, नहीं, 35 है। 35 नोट कर लो और उसकी आवृत्ति चेक करो, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके 35 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है, 5 अंकों की। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 35 के बाद क्या बढ़ा है, 38। तो 38 की फ्रीक्वेंसी चेक करते जाओ, 1,
2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 6। 38 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 40। 40 में कितने बच्चों को 40 मिला हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं है क्या? 8, ठीक। तो 40 की फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 8। 40 के बाद आपका क्या है? 42। ऑलराइट बच्चों, तो 42 की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, कहीं और है? नहीं। तो ये आ गई आपकी 6। 42 के बाद अगला अंक कौन सा आ जाएगा बच्चों? 45। ऑलराइट, तो 45 भी चेक कर लीजिए। यहाँ कुछ नहीं बचा। 1 2, और कहीं है क्या? नहीं। तो ये हो गया 45 की फ्रीक्वेंसी 2। और 45 के बाद क्या आ जाएगा? सॉरी, ये 45 है। और 45 के बाद आ जाएगा आपका 48। एक ही नंबर बचा है 48। तो ये 1 हो गया, और कहीं पे है क्या? 2, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये है आपके प्राप्तांक और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ऑलराइट, इसके बाद आपको क्या करना है? f इंटू एक्स करना है। तो चलिए f इंटू एक्स कर लेते हैं। 6 इंटू 30 मतलब 3 6 18, 180 आ जाएगा। 35 गुणा 5 मतलब कि 175 आ जाएगा, ठीक। 38 गुणा 6 मतलब कि 48, और यहाँ पे 6 18 4 22, 228 आ जाएगा। 40 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 320, ठीक। 6 इंटू 42 मतलब 6 चौक 24, 240 प्लस 12 252, और आपका आ जाएगा 45 दूनी 90, और 48 दूनी 96, ठीक है बच्चों। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे वैल्यूज में कहीं कोई गलती तो नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसको क्या करना है आपको? इतना आपने कर लिया, और मैं आपको बता दूं ये क्यों किया आपने, ठीक है। ये क्यों किया आप याद करो बच्चों, जब आप एवरेज निकाल रहे थे तो मैंने आपको बोला मान लो आपके पास सिर्फ इतने डेटा होते, यहाँ थे यहाँ तक के, तो आप क्या बोलते? सर इनको जोड़ लेना बहुत आसान है। आप क्या करते? 30 प्लस 30 करते ना, 30 प्लस 30 प्लस 38, इस टाइप से आप करते। ऑलराइट, तो ये 6 डेटा को आप लेते और जोड़ लेते। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 30 और 30 दो बार है ना, है ना। 30 और 30 को दो बार आपने जोड़ दिया। ये आपके डेटा कम थे तो आप ये काम आसानी से कर सकते थे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये 30 7 बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 लिखते जाओगे? नहीं, वो दिक्कत होगी आपको। इसीलिए अगर आप 30 को 7 बार जोड़ो आपस में, या ऐसे बोलूं कि 30 को 7 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। समझ रहे हो? 30 को 7 बार जोड़िए, या चाहे तो 30 को गुणा कर लीजिए 7 से। एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। तो 30 30 30 अगर 7 बार आ रहा है, उसके जगह मैं क्या करूंगा? सर 30 को 7 से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो हमने वही काम को यहाँ पे किया हुआ है। 30 आपका कितने बार रिपीट हो रहा था? 6 बार। तो हम 30 को 6 बार लिख के जोड़ने से अच्छा है कि उनको हम f इंटू एक्स कर लें। तो 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 130, 180 सॉरी, ठीक है। और वैसे 35 अगर 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 5 बार मैं 35 लिखने का जगह f इंटू एक्स कर लेता हूं, तो 35 इंटू 5 178 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। इसी प्रकार से 38 इंटू 6 आपका 228 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो नंबर्स को आपको यहाँ पे बार बार रिपीट करके लिखना पड़ रहा था, उनको हमने f इंटू एक्स बना दिया। इससे क्या हो गया कि वो सिकुड़ गए थोड़े, ठीक है। उनको अब लिखने के लिए जगह कम लगेगी। आपने एक टेबल बनाया है तो ये व्यवस्थित लग रहा है थोड़ा देखने में। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं, ये एक समीशन का साइन है, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो समीशन f इंटू एक्स करना है आपको, ठीक। समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा? इन सभी अंकों का योग। तो आप सभी को जोड़ लेंगे बच्चों, जोड़ के आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1341, ठीक है। ये आपको मैनुअली जोड़ना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज को जोड़िए। एफ इंटू एक्स के इंडिविजुअल वैल्यूज को मैंने क्या किया है? जोड़ लिया है। तो ये समेशन एफ एक्स बराबर कितना आ गया? 1341 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? समेशन एफ करना है। अब समेशन एफ कितना आ जाएगा आपका? टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने थे? 35। तो ये समेशन एफ जो आएगा फ्रीक्वेंसीज का क्या? समेशन, यानी कि योग, सभी आवृत्तियों का योग कितना आएगा? 35 आएगा। क्यों 35 आएगा? सर यही नंबर तो है जिनकी आवृत्ति मैंने लिखी है। तो ये नंबर टोटल कितने थे? 35 थे। तो ये सभी आवृत्तियों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? 35 ही आना चाहिए। समझ गया क्या बच्चों? तो समीशन एफ बराबर 35 आ जाएगा, समीशन एफ एक्स बराबर
1340 बना जाएगा। तो बच्चों यहाँ इसको आगे समझो, आगे आप जो मीन में करते आ रहे थे वही काम हम दोबारा करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको उसी चीज को दोबारा लिख के बता दूं, तो मीन में आपने क्या लिखा था, मीन आप क्या समझते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षण, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान दो बच्चों, अगर ये समेशन एफ आपका 35 है, तो यही तो है ना जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। जितने आंकड़े आपके पास थे वो कितने थे, 35 थे, 35 बच्चों ने भाग लिया था। तो समेशन एफ के बराबर आया ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका आ गया समेशन एफ के बराबर, ठीक। अब इसी प्रकार से सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, आप सभी ऑब्जर्वेशन का योग करिए। तो आप बोलोगे सर 30 प्लस 30 प्लस 30 6 टाइम जोड़ना था, 35 मुझे पांच बार जोड़ना था, 38 मुझे 6 बार जोड़ना था, सबको लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने क्या किया, f1 x1, f2 x2, ठीक है, f3 x3, f4 x4, ठीक है, इस टाइप की चीजें कर ली। इससे क्या हो गया सर, लिखने का जो दिक्कत था वो खत्म हो गई मेरी, ठीक है। उसी को मैं आगे कंटिन्यू बताऊं तो f5 x5 प्लस f6 x6, f7 x7, तो इस टाइप की चीजें कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर लेंगे। समझ रहे हो बच्चों, ये काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है, किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। तो f1 x1, f2 x2, f3 x3 सभी का योग क्या गया आपका, f इंटू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, समीशन f आ जाएगा, ठीक। समीशन एफ एक्स कितना है वैल्यू आपका, 1341 है। यही तो करना था ना आपको, सभी अंक को जोड़ना था, ऑलराइट। और समेशन एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, 35 है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आपको काफी आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 38.31 समथिंग, ठीक है बच्चों। तो ये मीन आपने कैसे निकाला है, ये औसत आपने कैसे निकाला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी को हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ के समझा हुआ है, ठीक है। जब वैल्यू डिस्क्रीट हो जाते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं, तो हमको ये काम करना पड़ता है कि हम उनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें। टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने से डेटा को लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ रहे हो बच्चों। तो 30 इंटू 6 मतलब 180, ये रिपीटेड एडिशन था, इसीलिए मैंने उनको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके लिख लिया है। समझ रहे हो बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कंक्लूड करूं बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे, फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर ही होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आवृत्ति हो रही है बार बार नंबर्स की, तो नंबर्स की आवृत्ति तो वही है ना जितने आपके नंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल प्रेक्षणों का योग, ऑलराइट। इसी प्रकार से सम ऑफ f इंटू एक्स, समझ रहे हो, ये किसके बराबर होगा आपका, ये आपके सभी प्रेक्षणों के योग के बराबर होगा, सभी प्रेक्षणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका दो चीजें हो गई। अब आपका रह जाता है मीन, यानी कि औसत, औसत या फिर आप क्या बोल सकते हो, माध्य। ये आप किससे दर्शा सकते हो, एक्स बार से, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मीन यानी कि औसत हो जाएगा, ऑलराइट। तो आप क्या लिख सकते हो, आप एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ठीक। ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं, और इस लेक्चर को थोड़ा पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं जिसमें डेटा और ज़्यादा दिए हो। एक गांव के माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरियां क्या है, किलोमीटर्स में दी गई हैं, ठीक है। इन आंकड़ों से औसत दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या है, एक विद्यालय है जहाँ पे बच्चे अपने घर से आना जाना करते हैं, ठीक है। अब हर एक बच्चे के घर की और विद्यालय की दूरी अलग अलग है, तो उनकी रेस्पेक्टिव दूरियां आपको दी गई हैं। किसी बच्चे के घर 17 किलोमीटर दूर है, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का विद्यालय के बगल में है तो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक डाटा आपको दिए गए। कुल डाटा कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 100 है,
क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। ऑलराइट, तो अब आपको बताना है कि औसत दूरी कितनी है, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, डेटा की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा बहुत सारा है और सभी को आप समेशन करते जाओगे, मतलब आप लिख लिख के जोड़ोगे, है ना। जैसे 17 + 1 + 19 + 0 एंड सो ऑन लेकर आप 4 एंड 0 तक जोड़ोगे लास्ट में, तो ये बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, टोटल 100 नंबर्स ऊपर में हो जाएंगे। इन सभी को जोड़ना थोड़ा टीडियस वर्क हो जाएगा, समझ रहे हो, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, इससे आपकी गलती होने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटा को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो मैं आपके सामने इनमें डेटा को लिख लेता हूं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो डेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं आपको ग्रुप के सामने लिख कर दिखाता हूं, देखिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आपके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 100, और 100 बच्चों के डेटा को मैंने क्या किया, थोड़ा सा छाटा है। तो मुझे क्या देखने को मिला, किसी बच्चे के घर की दूरी 0 किलोमीटर है, किसी बच्चे की दूरी 1 किलोमीटर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है, 17 18 और 19। ठीक है, तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं सभी बच्चों के घर की दूरी के। तो अगर आप इनको आप टेबुलर फॉर्म में जमाना चाहो, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल यहां बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, विद्यार्थी के घर की दूरी। ठीक है, के घर की दूरी। तो अब ध्यान दो बच्चों, अगर आप विद्यार्थी के घर की दूरी लिखना चालू करो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। उसके बाद आपको कहां तक जाना पड़ेगा, ये टोटल 18 या 19 तक जाना पड़ेगा। फिर आपको उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। मान लो 0 वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 वाले 6 बच्चे हैं, 2 वाले क्या है, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं मान लो। तो इससे दिक्कत क्या आ रही है बच्चों, कि ये अभी भी नंबर ऑफ क्या आपके रोज क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आपके पंक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। ये 0 1 2 3 4 5 6 लेके कहां तक है, 19 तक है, तो टोटल 18 रोज बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्लास में बांटते हैं, समझ रहे हो, इसको वर्गीकृत करते हैं, समझ रहे हो, क्लास या क्लास इंटरवल्स में बांटा जाता है। तो ये काम क्यों करते हैं बच्चों, ताकि ये जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये और कम हो जाए, समझ रहे हो, डेटा को हमको समझने में थोड़ी और आसानी हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उनको टेबल में ही क्या करेंगे, क्लास में डिवाइड करेंगे, यानी कि वर्गीकृत करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने टेबल बना लिया है। टेबल को आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं विद्यार्थियों के घर की दूरी। ठीक है, तो विद्यार्थियों के घर की दूरी का एक कॉलम बना लिया हम लोगों ने। दूसरा कॉलम आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, ओके। और तीसरा आपका आ जाएगा ऐसे ही मध्य मान लिख रहे हैं। अब ये मध्य मान क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मध्य मान यानी कि मिड पॉइंट। ये किस चीज का मिड पॉइंट है अभी समझेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा वही जो आपने पिछली बार किया था, f इंटू एक्स। ठीक, चलिए देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जैसे कि बताया, आपका डेटा कहां से कहां तक था, 0 से लेके 19 तक था। सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 0 थी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 19 थी। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 0 से लेके 20 तक का डेटा है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, 4 4 के इंटरवल में बांट लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बच्चों यहाँ पे जो बोल रहा हूँ कि मैंने बोला आपको कि 0 से लेके 4 तक लेके जाऊंगा। ठीक, फिर अगला डेटा होगा 4 से लेके 8 तक, फिर अगला डेटा होगा 8 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से बांट सकते हो, आप 3 3 के इंटरवल में ले सकते हो। तो 0 से लेकर 4 तक में कितने ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे बच्चों, ध्यान दो। 0 से लेकर 4 तक में कितने ऑब्जर्वेशन आएंगे, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर की दूरी 4 किलोमीटर ही है, तो आप उसको कौन सी क्लास में लेके जाओगे। मतलब मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख ही देते हैं चलो यहाँ पे। पहला क्या है, क्लास इंटरवल मैंने बांटा 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक। फिर आपका 4 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 12 तक, 12 से 16, एंड फाइनली 16 से लेकर 19 तक। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर मान लो किसकी, द्रोणा के घर की दूरी 4 किलोमीटर पे है, तो आप कहां पर लिखोगे द्रोणा के वैल्यू को, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो आनी है आपकी, वो किस में गिनी जाएगी, द्रोणा को किस श्रेणी में लेना है, इस वाले में लेना है कि इस वाले में लेना है।
ठीक है। अगर आपको पिछले साल का लेक्चर मेरा याद है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका अपर लिमिट जो है ना, वहां से पहले तक की वैल्यू लेनी है आपको, समझ रहे हो, 4 से पहले तक की। तो इस इंटरवल में अगर मैं आपको बोलूं तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस क्लास इंटरवल में आ जाएगी वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। इनमें सॉरी 4 नहीं आएगा, ठीक है, 0 1 2 एंड 3। तो अगर आपको इस क्लास इंटरवल में वैल्यू को लेना है तो आप अपर लिमिट से जस्ट नीचे की वैल्यू लेंगे, समझ रहे हो, ये आपका अपर लिमिट है ना, उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा से पहले तक की वैल्यू। और अगर ये उच्च सीमा के बराबर का मान आ जाता है तो उसको आपको कहां लेना है, अगले वाले वर्ग में लेना है, समझ रहे हो, अगले वाले वर्ग यानी कि अगले क्लास में लेना है आपको। तो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 4 5 6 7 8 लेना है क्या, नहीं, 8 अगले वाले में आ जाएगा, 9 10 11 12 लेंगे, नहीं, 12 13 14 15, ठीक, फिर 16 17 और 18 19 सॉरी 19 की वैल्यू है क्या, हाँ है। तो 19 आपका कहाँ जाएगा, सॉरी ये 19 नहीं, 20 होगा, है ना, 4 4 का इंटरवल था, तो ये आपका आ गया 16 से लेकर 20 तक, तो ये आपका 19 वैल्यू आ गई, है ना। ओके, तो ये आपका डेटा हो गया बच्चों। विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है, कौन से विद्यार्थी, तो ये मैंने आपको बस बताया कि क्लास इंटरवल में क्या क्या आ रहा है, एक्चुअल में ये इस कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो अब देख लेते हैं कितने बच्चे कौन से क्लास में आ रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चों की संख्या गिनिए जो 0 1 2 या 3 किलोमीटर जिनके घर की दूरी है। तो ऐसे कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिनके घर की दूरी विद्यालय से कितनी है, 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, समझ रहे हो। 4 से लेके 8 तक किलोमीटर तक में, 4 से लेके 8 तक यानी कि 4 5 6 7, ये जिसके घर की दूरी है, ऐसे कितने बच्चे हैं आपके, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर की दूरी या तो 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। 8 से 12 में कितने हैं, 19 बच्चे हैं। और 12 से 16 में कितने हैं, 9 बच्चे। और फाइनली 16 से 20 में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, आपके विद्यार्थियों की संख्या। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, बच्चे बच्चे रिपीट हो रहे हैं ना, मतलब 0 1 2 3 ये वाले बच्चे कितने बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपकी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। तो विद्यार्थियों की संख्या ही क्या बता रही है, टोटल फ्रीक्वेंसी को बता रही है ना, बारंबारता को बता रही है। तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, समेशन एफ। और समेशन एफ अगर आप करके देखोगे तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100 थे, तो ये 100 ही आएगा। चेक कर लो, 42 24 कितना हो जाता है, 66 और 19 कितना हो गया आपका, 85 और यहाँ पे 9 और 6 मतलब 15, तो ये टोटल आ गया 100 आपका, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 100 ही होंगे जितने आपको डेटा दिए गए हैं, ये फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हो तो वही आता है, ठीक है। तो अब आपको मैंने बोला था मध्यमान, मध्यमान यानी कि मिड पॉइंट ले लो। अब याद करो बच्चों, अगर आपने पिछले साल पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्गांक बताया था, ठीक है, वर्गांक यानी कि क्लास मार्क पढ़ाया हुआ था। अब क्लास मार्क के बारे में क्या बताया था मैंने, ट्रू अपर लिमिट, ठीक है, ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट बटे 2, समझ रहे हो, मतलब वर्ग की सही उच्च सीमा क्या होता है, वर्गांक का डेफिनेशन क्या होता था, वर्ग की सही उच्च सीमा और सही निम्न सीमा का योग को अगर आप 2 से भाग देते हो तो क्या मिलता था आपको, वर्गांक मिलता था। यानी कि क्लास मार्क होता था आपका सम ऑफ ट्रू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वर्गांक यानी कि क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्यों लेते हैं हम, इसके मध्य बिंदु को दर्शाने के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट को दर्शाने के लिए। तो यहां पे मैंने इसको मिड पॉइंट लिखा हुआ है, ये वही वर्गांक है जो मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको अभी लिखवा दूंगा नोट्स में भी। तो 0 से 4 ये सही उच्च सीमा है, सही निम्न सीमा है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं सही उच्च सीमा और सही निम्न सीमा। अब ये सही उच्च सीमा सही निम्न सीमा क्या होती है, कभी कभी क्या होते हैं बच्चों, 2 टाइप के वर्ग होते थे, आपको मैंने बताया था, एक होता था समावेशी वर्ग और एक होता था अपवर्जी वर्ग, ठीक है। अब समावेशी में क्या होता था, जिसमें डेटा उसी ग्रुप के अंदर रहता था, समावेशित रहता था, यानी कि ये इंक्लूसिव क्लास होता था। कौन सा क्लास था ये, इंक्लूसिव। और ये क्या होता था आपका, एक्सक्लूसिव क्लास होता था। अगर ये डेटा आपका किस तरह से होता है, 0 से 4, 5 से कितना 8, फिर आपका 9 से 12, इस टाइप का होता, मतलब इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट मैच नहीं कर रहा, देख लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं कर रहा ना,
तो अगर मैं आपको बोलूँ 4.5 लेना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ, क्योंकि दोनों जगह में नहीं आता है 4.5। तो यहाँ पे क्या आता है, ये इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास। समझ रहे हो, ये क्या है आपका समावेशी वर्ग है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को समावेशी वर्ग यानी कि इंक्लूसिव क्लास कहते हैं। और यहाँ पे जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले ग्रुप का अपर लिमिट दूसरे ग्रुप के लोअर लिमिट से मैच करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्जी वर्ग। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्लूसिव क्लास। तो एक्सक्लूसिव क्लास के यानी कि अपवर्जी वर्ग के उच्च सीमा को सही उच्च सीमा कहा जाता है, और एक्सक्लूसिव क्लास के लोअर लिमिट को क्या कहा जाता है, ट्रू लोअर लिमिट कहा जाता है, यानी कि सही निम्न सीमा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा ऐसा है नहीं जो आपके इस टेबल के अंदर आप नहीं लिख सकते हो। मतलब अगर आपको मैं यहां बोलूं 4.5 मेंशन करना है, 4.5, तो आप नहीं कर पाओगे। कहां पे दर्शाना है नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4.5 इंक्लूड करना है तो आप बोलोगे सर 4.5 तो यहाँ पे आएगा, सेकंड वाले क्लास में आएगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बच्चों इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। ठीक है, ये आपने पिछले साल पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो सही उच्च सीमा, सही निम्न सीमा, अपवर्गीय वर्ग, समावेशी वर्ग, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है, कोई दिक्कत है, तो मैं इस पर भी एक लेक्चर आपको दे सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अभी रिप्लाई कर दीजिए सर नहीं समझ में आया। ठीक है, ये चीज मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता था, मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट किसके बराबर है, क्लास मार्क यानी कि वर्गांक के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट आप ले लीजिए। अभी मिड पॉइंट क्यों ले रहे हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको। मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पहले 4+0/2 यानी कि 2, 4+8/2 यानी कि 6, 8+12/2 यानी कि 10, 12+16/2 यानी कि 14, और वैसे 16 और 20/2 मतलब कि 36 का आधा कितना हो जाता है, 18। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट यानी कि मध्यमान। अब मध्यमान क्या है बच्चों, एक्चुअल में मध्यमान क्या कर रहा है, इसका एक औसत है। ठीक है, विद्यार्थियों के घर की दूरी की औसत दूरी है ना। अब जब हम बच्चों हर बच्चे की उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि हर बच्चे के घर की दूरी कितनी कितनी है, तो हम उनका एक औसत ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा ज़्यादा है। अगर डाटा ज़्यादा है और आप एक एक बच्चों के डाटा को ऐसे इंक्लूड करते जाओगे कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़े एरर के साथ, थोड़ी गलती के साथ क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को स्वीकार लेते हैं। ठीक है, क्यों स्वीकार रहे हैं इसको, क्योंकि हर एक बच्चे का कैलकुलेशन करना मुमकिन नहीं है। 100 बच्चे हैं, सभी बच्चों का कैलकुलेशन करना मुमकिन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, औसत दूरी ले ली, कि औसत दूरी जिसकी 2 किलोमीटर की है वो ऐसे कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं। जिन बच्चों की औसत दूरी यानी कि एवरेज डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर का है, ऐसे 24 बच्चे हैं। जिन बच्चों की एवरेज डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर के, ऐसे 19 बच्चे हैं। जिन बच्चों की एवरेज डिस्टेंस 14 है वैसे 9 बच्चे हैं। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट यानी कि मध्यमान। समझ रहे हो बच्चों, तो अब आप क्या बोल सकते हो, ये एफ है तो इसको मैं नाम दे दूंगा, ये हो गया आपका एक्स। तो ये विद्यार्थियों के घर की ही दूरी है, लेकिन औसत दूरी है। समझ में आया क्या, मध्यमान क्या है, विद्यार्थियों के घर के एवरेज डिस्टेंसेस है। तो अब आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स करना है। तो 42 दूने 2 कितना हो जाएगा, 84। और ये आपका 24 × 6 तो ये कितना आ जाएगा आपका 144। ठीक है, वैसे ही 19 × 10 190, 9 × 14 कितना हो जाएगा 126, और आपका ये कितना आ जाएगा 18 × 6 मतलब कि 90, और 18 मतलब कि 108। ऑलराइट, तो आप इसको चेक कर लेंगे सारी वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, कोई गलती हो तो आप सुधार सकते हैं। तो f इंटू एक्स आपका आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि समीशन एफ एक्स लेना है। समीशन एफ एक्स क्या होगा, इन सभी का योग। तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 4 8, और ये 8 दूनी 16, 6 24 का 4। ठीक है, 2 आपका हासिल में आ गया। सॉरी, कुछ गलती हो गई क्या, 22। ठीक है, 22। तो ये आप इसको जोड़ लीजिए, ये आपकी वैल्यूज आएंगी लगभग 652। ठीक, ये आपको समेशन एफ एक्स मिल गया। समेशन एफ एक्स है, समेशन एफ है। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चों अभी तक टेबल बनाना सिखा दिया है। टेबल कैसे बन रहा है, जब बहुत सारे डेटा हो जाते हैं तो हमको उनको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। इस क्वेश्चन में बताया कि जब डेटा और ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको उनको क्लास के रूप में बांटना पड़ता है, यानी कि क्लास इंटरवल में, वर्ग में बांटना पड़ता है। समझ रहे हो, यहाँ पे डेटा बहुत 100 डेटा थे तो हमको क्या करना पड़ा, उनको क्लास में बांटना पड़ा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। उसके बाद हमको एक मध्य मान लेना पड़ा, क्योंकि हम एक एक चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया, 0 से 4 को हम मान लो एवरेज डिस्टेंस 2 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में एरर जरूर होगा लेकिन उतना कंसिडरेबल है क्योंकि हमारे पास डेटा ज़्यादा है।
उसके बाद आपने क्या किया, f इंटू एक्स कर लिया, क्योंकि आपको ये काम करना है, रिपीटेड एडिशन करने हैं ना, समझ रहे हो। 42 बच्चों के 2-2 किलोमीटर की दूरी को ऐड करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 42 गुणा 2 कर लेते हैं। 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6-6 किलोमीटर की दूरी है विद्यालय से, तो 24 को 6 बार जोड़ने से अच्छा 24 गुणा 6 कर लीजिए, और सभी का एफ एक्स कर लीजिए, समीशन एफ एक्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ये, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहाँ से आपको डेटा टेबल मिटा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको विद्यालय से औसत दूरी निकालनी है, से औसत दूरी, तो विद्यालय से औसत दूरी क्या आ जाएगी, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, ठीक है। ये सभी प्रेक्षणों का योग है और बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या है, समझ रहे हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये था आपका 652 और बटे में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर 6.52 किलोमीटर, हर बच्चे के घर की दूरी क्या है सर, औसतन इतनी दूरी पे हर बच्चा रहता है, ठीक है। 6.52 किलोमीटर दूरी पे बच्चे रहते हैं, ये आपका हो गया कैलकुलेशन, समझ रहे हो बच्चों। ये आपका हो गया किसका कॉन्सेप्ट, मीन का कॉन्सेप्ट, यानी कि औसत का, ठीक है, माध्य का, समझ गए बच्चे। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मीडियन, ठीक है, मीडियन। अब इसमें मुझसे कल राजेश ने क्वेश्चन पूछा था, राजेश ने, कि सर ये मीडियन क्यों लेते हैं, समझ रहे हो। मीडियन है तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना होता, डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते क्रम में रखेंगे, फिर उसके बीच की वैल्यू को ले लेंगे पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक पोजिशनल एवरेज होता है, लेकिन सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या मीन से काम नहीं चल जाएगा, समझ रहे हो। अभी जो आपने मीन निकाला, एवरेज दूरी निकाली, क्या उससे काम नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ले क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई सर ऐसी कि हमको मीडियन का भी यूज करना पड़ रहा है। तो चलो बच्चों इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं कि मीडियन की आवश्यकता क्यों है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर मीडियन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि माध्यिका को क्यों लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो एक परिवार है, एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं, 5 मेंबर है फैमिली में, मैं आपको नहीं बताऊंगा उनकी एज क्या क्या है, ठीक है। संडे का दिन है, ये बोर हो रहे हैं, इनको देखनी है मूवी, ठीक है, या मूवी देखनी है या टीवी पे कोई कार्यक्रम देखना है, ठीक। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि टीवी एक ही है, मेंबर 5 है, सबको देखना तो पड़ेगा एक ही कार्यक्रम। अब ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो देखें सभी, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा आनंद आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी के लिए बोरियत हो गई, समझ रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है ना। या मैं ऐसा बोलूं कि एक ऐसी चीज़ देखनी है जो थोड़ी थोड़ी सबको जम जाए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और हल्का कर लेते हैं, मतलब कि कैटेगरी कर लेते हैं कि क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इन फैमिली मेंबर के एज है ना, मतलब इन फैमिली मेंबर से मैं कोई एक एज निकालूंगा, ठीक, एक नंबर निकालूंगा, एक और नंबर निकालूंगा, ठीक। अब ऐसा नंबर निकालना है मुझे जो इस पूरी फैमिली को दर्शाता हो, समझ रहे हो, इस फैमिली का एवरेज दर्शा रहा हो, एवरेज एज दर्शा रहा हो। मतलब अगर मैं यहां से कोई एक नंबर निकाल लूं, इस टाइप का नंबर जो इस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हो, समझ रहे हो, इस पूरी फैमिली को दर्शा रहा हो, ऐसा नंबर मुझे लेना है। ऑलराइट, तो मैं एक नहीं 2 नंबर लेने वाला हूं, और दोनों नंबर मैं आपके सामने रख दूंगा, आप बताना कि किस नंबर ने इस फैमिली को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट किया, ताकि हम इस नंबर के हिसाब से वो देख पाए, शो देख, ठीक है। तो अब शो क्या क्या है देखो बच्चों, अगर एवरेज है ना, या जो भी एज आपका निकल के आएगा एज, अगर एज ग्रुप में बोलो, एज ग्रुप, एज ग्रुप आपका 1 से लेकर कहां तक है, 16 तक है, ठीक है। अगर एवरेज जो आया या जो रिप्रेजेंटेटिव आया, यहां जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन फैमिली को, जो भी दर्शा रहा है आके बाहर में बता रहा है कि हाँ इस फैमिली में औसतन ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, उसकी एज 1 से 16 तक निकली, तो ये लोग क्या देखेंगे, कार्टून देख लेंगे या फिर एनिमेटेड मूवी देख लेंगे, ठीक है, एनिमेटेड मूवी देख लेंगे, ठीक। ये एज ग्रुप अगर ये वाला निकलता है, इन दोनों में से अगर ये एज ग्रुप निकलता है, तो ये क्या देखने वाले हैं, कार्टून देखने वाले हैं या तो एनिमेटेड मूवी देखने वाले हैं, ठीक। अगर एज ग्रुप 17 से लेके 25 के बीच में निकलता है, ठीक है,
17 से लेके 25 के बीच में निकलता है, तो ये क्या देखेंगे, ये देखेंगे साइंस फिक्शन मूवी। साइंस फिक्शन मूवी, अब साइंस फिक्शन मूवी क्या होती है आप सभी जानते होंगे, है ना, साइंस के बेस पे आधारित मूवीज, जैसे कि आपके किस टाइप की मूवी हो गई, अगर कोई स्पेस रिलेटेड मूवी है ना, स्पेस रिलेटेड मूवी देखी होगी आपने, ठीक। तो अगर कोई साइंस बेस्ड मूवी है वो आपको देखनी पड़ेगी, अगर 17 से लेके 25 तक के यंग एज के लोग आए तो, ठीक है। और अगर 25 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 25 से ज़्यादा है एज, तो क्या देखेंगे, तब देखेंगे हम लोग या तो भजन देख लेंगे, ठीक है, भजन देख लीजिए या कोई ओल्ड मूवी देख लीजिए, ओल्ड मूवी, ठीक है। अगर औसत आयु या फिर ये इन दोनों में से जो इस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी एज इससे ज़्यादा निकलती है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, भजन या फिर ओल्ड मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कैटेगरी बांट दी है। तो चलिए मैं अब 2 नंबर लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने एक नंबर लिखा 9, ठीक है, और एक नंबर लिखा 25। तो मुझे बताओ बच्चों कि अगर इस फैमिली के औसत आयु 9 वर्ष की है तो इनको क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा बच्चों बताओ। अगर इस फैमिली की एवरेज एज जो है आपकी 9 ईयर्स की है तो इनको क्या देखना पड़ेगा, कार्टून देखना पड़ेगा, ठीक है, कार्टून देखना पड़ेगा या एनिमेटेड मूवी देखनी पड़ेगी। और वैसे ही अगर इनकी एज 25 अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 25 अगर बोल रहा हूँ तो इनको क्या देखना पड़ेगा, ओल्ड मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है, ओल्ड मूवी या फिर भजन देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब आपके पास 2 केस हैं, या तो 9 वर्ष की एज है या तो 25 वर्ष की एज है। 25 वर्ष के हिसाब से या तो ये देखना पड़ेगा, 9 वर्ष की एज है तो ये देखना पड़ेगा। अब मैं आपको फैमिली की एज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एक एक मेंबर की एज डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। पहले मेंबर की एज है 9 साल, दूसरे मेंबर की एज है 5 साल, तीसरे मेंबर की एज है 11 साल, चौथे मेंबर की एज है 7 साल, और पांचवें मेंबर दादाजी हैं, दादाजी की एज है 93 वर्ष, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने पूरा केस साफ सुथरा है, ठीक है। ये 5 फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हैं घर में, 9 साल, 5 साल, 11 साल, 7 साल और 93 वर्ष, ठीक है। और ये 25 कैसे आया बच्चों, 25 ये इसका मीन है, क्या है ये, मीन है, यानी कि माध्य है। और ये 9 क्या है, मीडियन है, यानी कि माध्यिका है, ठीक बच्चों। तो मीन है, मीन का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ा होगा, 9 + 5 14, 14 और 11 कितना, 14 11 आपका हो जाएगा 25, 25 7 32, 32 और 93 कितना हो गया, 125। और इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 5 थे, तो मुझे मिल गया 25। तो ये पहला नंबर जो 25 था ना वो मीन था, ठीक है। अब ये मीडियन कैसे आता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, दूसरा 7 आ जाएगा, तीसरा 9 आ जाएगा, चौथा 11 आ जाएगा, पांचवा 93 आ जाएगा, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हो गई, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम के अनुसार जो तीसरे स्थान पे होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा, यानी कि माध्यिका होगी, है ना। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर इनको कार्टून मूवी देखनी है तो क्या सब लोग खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर इनको ये मूवी दिखा दी जाए, साइंस फिक्शन मूवी, ठीक है, सॉरी भजन या फिर ओल्ड मूवी दिखा दी जाए 25 एज समझकर, ठीक है, तो क्या सब लोग खुश रहेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर 9 वर्ष के बच्चे को आप क्या दिखाओगे, भजन या ओल्ड मूवी दिखाओगे, तो वो खुश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। 25 वर्ष के 5 वर्ष वाले को ये चलेगा क्या, नहीं। इसको ये चलेगा क्या, नहीं। इसको ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इनको ये चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। एक को अच्छा लगेगा, चार को नहीं लगेगा, समझ गए बात को। एक को जम जाएगा, चार को नहीं जमेगा। लेकिन अगर ये 9 वर्ष वाले को आप क्या लेते हो, इस फैमिली का रिप्रेजेंटेशन मानते हो, समझ रहे हो। ये 9 वर्ष जो है इस फैमिली के औसत आयु को अगर दर्शाता है, तो आप क्या बोल सकते हो, सर ये खुश रहेगा कार्टून मूवी देख के, बिल्कुल ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन खुश नहीं रहेगा, 93, लेकिन वो भी एडजस्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 1 का डिफरेंस है ना, 4 व्यक्ति खुश हैं, एक व्यक्ति खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फैमिली में सबको देखना है, तो लेकिन कम से कम 4 लोगों खुश तो हो रहे हैं ना,
एक व्यक्ति खुश नहीं, कोई बात नहीं, 4 व्यक्ति खुश हैं। समझ रहे हो? तो आपके हिसाब से अब आप मुझे बताओ कि कौन सी एज ने, कौन सी आयु ने इस फैमिली को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया है? ठीक है, मुझे बताइए कौन सी एज ने इस फैमिली को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया है? विच वन वॉज बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर द फैमिली, 9 ईयर्स और 25 ईयर्स? कौन ज्यादा बेहतर ढंग से बता पा रहा था कि इस फैमिली की औसत आयु क्या है? ठीक है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में अभी रिप्लाई कीजिए, मुझे जानना है कितने बच्चों की बात समझ में आ रही है। अभी रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे कि कौन सा एज ऐसा है जो फैमिली को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहा था। बताइए सभी लोग, है ना? ओके, तो मेरे हिसाब से आप सभी देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर बच्चों को क्या लग रहा होगा, आप लोग जितने पढ़ रहे हैं आपको लगा होगा सर ये 9 ईयर्स की जो एज है ना, ये फैमिली को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे 4 लोग हैप्पी हैं। ठीक है, 4 लोग हैप्पी हैं, ओनली एक बंदा ऐसा है जो थोड़ा हैप्पी नहीं होगा या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल 5 लोग, ठीक है, उनमें से कितने, 4 लोग अनहैप्पी हैं और एक व्यक्ति क्या है, खुश है। चलो ठीक है, तो कौन सा बेटर कंडीशन है, ये है ना? सभी लोग क्या चाहेंगे कि 4 लोग खुश रहें। ठीक, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन किसने दिया? माध्यिका ने। ठीक है, ना कि मीन ने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कभी कभी क्या होता है, मीन आपको एक्चुअल डेटा का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। समझ रहे हो? सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मैंने बोला 0 से 4 किलोमीटर की दूरी पे घर है, तो आपने बोला सर 2 किलोमीटर मान लेते हैं ना, जिन बच्चों की दूरी 2 किलोमीटर की है, तो आप बोल सकते हैं ना कि 2 किलोमीटर एक सही शॉर्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि 2 किलोमीटर मानने में कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है, कुछ लोगों का कम होगा, कुछ लोगों का ज़्यादा होगा, लेकिन 2 किलोमीटर मानने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, मीन एक सही रिप्रेजेंटेशन था पिछले क्वेश्चन में। समझ रहे हो? ये 0 से 4 तक के डेटा के लिए मीन एक सही रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इस केस में क्या मीन सही रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा है, सही रूप से प्रस्तुत कर रहा है फैमिली को? नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, इसीलिए हमको मीडियन लेना पड़ता है। ठीक, इसीलिए हमको क्या लेना पड़ता है, मीडियन लेना पड़ता है। चलो अगर एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ तो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक फैमिली मेंबर है या एक फैमिली है जिसमें एक मान लो महेश नाम का व्यक्ति है। कौन? महेश। महेश पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। ठीक, और इन्होंने जिंदगी भर कमाकर, ठीक है, जब इनकी रिटायरमेंट आने वाली है लगभग, ठीक, जिंदगी भर कमाकर इन्होंने लगभग अब 55 साल के हो गए हैं महेश, और इनको अब एक घर खरीदना है। ठीक, इन्होंने कितनी सेविंग्स की है मैं आपको बोल रहा हूँ, इनके पास अब है सेविंग्स टोटल 68 लाख रुपीज हैं। कितने रुपए हैं? 68 लाख रुपीज हैं इनके पास। इनको खरीदनी है एक घर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं जो कि घर खरीदी बिक्री का कार्य करता है। ठीक है, अब एजेंट क्या बोलता है, बिल्कुल सर आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। एजेंट ने पहला घर दिखाया, कितने का था, 25 लाख रुपए का था। एजेंट ने दूसरा घर दिखाया, 65 लाख रुपए का था। तीसरा घर दिखाया एजेंट ने, 150 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए का था। चौथा घर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का था। और ये सारे के सारे वैल्यूज मैं लाख में बता रहा हूँ। और ये 45 लाख का भी एक घर बताया एजेंट ने। ठीक है, तो महेश ने एजेंट से पूछा, सर मुझे घर तो आपने दिखा दिए, एक 25 का, एक 65 का है, 150 का है, 125 का है, 45 का है, आप मुझे एवरेज एवरेज प्राइसिंग बता दीजिए घर की। एवरेज प्राइसिंग, अगर मैं सभी घर की बात करूं तो एवरेज प्राइसिंग आप बता दीजिए मुझे, यानी कि मीन बता दीजिए। तो एजेंट ने बोला बिल्कुल सर। उसने क्या किया, जोड़ा सबको, ठीक है, और डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। ये आ जाएगा आपका 82 के आसपास, 82 लाख। ठीक, 82 लाख रुपए का घर है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, अब इस बात को देखकर महेश जो है दुखी हो गया। ठीक है, अनहैप्पी है महेश। क्यों? क्योंकि उसके पास है कितने लाख रुपीस, 68 लाख है। महेश के पास 68 लाख है, घर आ रहा है 42 लाख में एवरेज। ठीक है, 68 लाख में उसके पास है, 82 लाख रुपए घर आएगा, मतलब उसको 14 लाख की कमी है, 14 लाख रुपए कम है उसके पास। तो वो दुखी हो गया। अब उसको लग रहा है मुझे 3-4 साल और कमाना पड़ेगा, तब मैं घर ले पाऊंगा अपना ड्रीम होम। ठीक, तो
बहुत गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई समझदार व्यक्ति आ जाता है, मान लो सुरेश, सुरेश आता है, बोलता है महेश तुम क्यों परेशान हो, तुमको घर ही तो लेना है ना, तुमको घर लेना है, तुम्हारे पास 68 लाख रुपए हैं। हम क्या करते हैं, इन घर को अरेंज करके देखते हैं। तो सबसे कम प्राइस का 25 लाख का है, दूसरा सबसे कम प्राइस का 45 लाख का है, तीसरा सबसे कम प्राइस का है 65 लाख का, चौथा 125 लाख और पांचवा 150 लाख। अब सुरेश ने बोला महेश तुम ये वाला घर खरीद लो, ना ये ज़्यादा सस्ता है ना ये ज़्यादा महंगा है, ये घर तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक। तो अब यहाँ पे महेश को लगा ये तो सही बात है, ही इज़ हैप्पी नाउ। क्यों? क्योंकि अब वो उसके रेंज के अंदर आ गया है। ठीक है। उसके बाद 68 है, 65 में घर खरीद पाएगा। ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो सुरेश ने बोला ये क्या है आपका, ये मीडियन है। ठीक। और जो इससे पहले एजेंट ने बताया था, एजेंट ने 82 लाख बताए थे ना, वो क्या था आपका, मीन था। ठीक। मीडियन है, मीन है। तो मुझे बताइए महेश के रेस्पेक्ट में, अगर महेश को खुश रहना है तो उसके लिए कौन सा डाटा बेहतर है, कौन सा एवरेज उसके लिए बेहतर है? तो आप बोलोगे सर पोजिशनल एवरेज ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। कौन से एवरेज से? मीन से। ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मीन से बेहतर क्या यहाँ पे आ रहा है, मीडियन आ रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटा बड़ा होता है, समझ रहे हो, जैसे ये डेटा बड़े हैं, ये दोनों डेटा, ये बड़े डेटा क्या करते हैं, छोटे डेटा का रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो? छोटे आंकड़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको खत्म कर देते हैं। जैसे वहां पे 93 साल के क्या थे, दादाजी थे। अब वो बच्चों के जो एज है उसको बढ़ा दिया उन्होंने, एवरेज को। समझ रहे हो? सब बच्चों की, मैक्सिमम बच्चे की एवरेज एज क्या थी, 11 ईयर्स की, लेकिन एवरेज एज क्या दिखा रहा था, 25 ईयर्स, जो कि रियलिटी थी क्या, नहीं। चार फैमिली मेंबर अंडर एज है, छोटे बच्चे हैं, लेकिन एवरेज एज आ रही है 25। तो मीन एक गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहां पे कौन काम आया, मीडियन। वैसे ही यहाँ पे भी अगर बीच का एक घर लेना है महेश को, बीच का, ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा, तो अगर आप मीन की तरफ जाओगे, मीन क्या, 82 लाख, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये बीच का घर नहीं है। 82 लाख के आसपास में तो कोई घर ही नहीं है। समझ गया मेरी बात को? तो यहाँ पे मीडियन कौन सा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सही दर्शा रहा है। तो ये हो गया आपका मीडियन। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने आपको लगता है बहुत कुछ समझा दिया है मीन और मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्यों काम आता है, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन रहने देते हैं, मोड समझ लेते हैं, मोड क्या है। ठीक है। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल आपको मोड के लिए भी बता देता हूँ कि मोड का एप्लीकेशन क्यों है, मोड क्यों पढ़ा जा रहा है ना, यानी कि बहुलक की क्या आवश्यकता है। अगला है बहुलक यानी कि मोड। अब सर मीन समझ में आ गया कि कभी कभी क्या होता है, डेटा का हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मीन क्या है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है, मीन मतलब एवरेज होता है। ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस के केस में था, 0 से 4 किलोमीटर, बेटर रिप्रेजेंटेशन है 2 किलोमीटर, मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मीन अच्छा काम आ गया हमको। ठीक। फिर हमने बोला मीडियन भी अच्छा है। मीडियन क्यों काम आ रहा है, क्योंकि कभी कभी डेटा को कौन खराब कर देता है, कुछ बड़े डेटा बाकी छोटे डेटा को खराब कर देते हैं एवरेज निकालते समय। ठीक है। तो वो आपको छोटे डेटा का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, तो आप क्या निकालते हो वहां पे, पोजिशनल एवरेज ले लेते हो, यानी कि मीडियन ले लेते हो। ठीक है। तो मीडियन कहाँ पे काम आया, आपके दादाजी वाले केस में या फ्लैट लेते समय वाले केस में। ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बहुलक कहाँ काम आएगा। तो ध्यान दो बच्चों, आपके घर में सभी भैया लोग होंगे या पापा होंगे। ठीक है। तो मान लो उनको शर्ट खरीदनी है। ठीक है। उनको शर्ट खरीदनी है। ज़्यादातर लोगों को शर्ट कौन से नंबर की आती है, 42 नंबर, 42 नंबर, पूछ लेना आप, आपको नहीं पता होगा तो 42 नंबर की शर्ट आती है। और इसी तरह से अगर आपको पैंट लेना है तो मोस्टली एडल्ट को यानी कि वयस्कों को पैंट जो आती है 32 नंबर की आती है। 32 नंबर की पैंट, 42 नंबर की शर्ट, इन दोनों को एल श्रेणी में रखा जाता है। ये डिस्कशन नहीं है, ये मैटर नहीं है। ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 42 और 32 मार्केट में यूज होने वाले सबसे ज़्यादा कपड़े हैं। ठीक है। 32 नंबर की पैंट, 42 नंबर की शर्ट, मोस्टली यही बिकता है ना। तो अब अगर आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप एक शॉपकीपर हो, कौन से कपड़े कपड़े के शॉपकीपर हो, ठीक है, आपको स्टॉक मंगाना है। ठीक है। आपको क्या मंगाना है, स्टॉक मंगाना है। तो एम साइज, एल साइज और एक्सएल साइज
अगर ये दुकानदार क्या करता है, हर एक को 10-10 पीस मंगा लेता है, तो दिक्कत क्या आएगी। एल साइज मतलब बच्चों होता है जनरली क्या, 42 नंबर शर्ट, 32 नंबर पैंट, और ये उससे छोटा और ये उससे बड़ा, ठीक है, सॉरी ये उससे बड़ा और ये उससे छोटा, ठीक है। तो अगर दुकानदार क्या करेगा, सभी को 10-10 पीस मंगा लेगा, तो दिक्कत क्या आएगी कि ये जल्दी बिक जाएगा। मान लो अगर मैं आपको बोलूं अप्रोक्सीमेट अगर 20 कस्टमर खरीदी करने आते हैं, तो 20 में से 10 लोगों को क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, एल साइज चाहिए होता है, समझ रहे हो। और 10 में से बाकी जो 10 बचे ना, उनको क्या चाहिए होगा, एक्सेल और मीडियम मिला के, ठीक है। तो ज्यादा करके बिकता क्या है, एल बिकता है। लेकिन अगर वो बराबर मंगाता है तो प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों, कि ये स्टॉक उसका फंस जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये स्टॉक उसका फंस जाएगा, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसका पैसा जाम हो जाएगा, ठीक है, वो दुकान में पड़ा रहेगा फिक्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, बहुलक करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, बहुलक यानी कि मोड करेगा। क्यों, अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं क्या समझूंगा कि अगर मेरा 42 नंबर और 32 नंबर, 42 नंबर शर्ट 32 नंबर पैंट ज़्यादा बिकता है, तो अगर मुझे टोटल क्वांटिटी 20 ऑर्डर करनी है, तो उनमें से मैं क्या करूंगा, 12 ऑर्डर करूंगा किसके, इसके, बाकी 4 ऑर्डर करूंगा मीडियम के, और एक्सेल के कितने ऑर्डर करूंगा, 4 ऑर्डर करूंगा, ठीक है। एल 12 ऑर्डर करूंगा, मीडियम क्या 4 पीस, और एक्सेल भी 4 पीस, तो टोटल हो गए 20। अब यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए कौन सा कपड़ा, एल साइज का, तो उनको मिल जाएगा एल। ये किसके बेस पे आया, बहुलक के बेस पे आया। ये 42 नंबर 32 नंबर एक्चुअल में क्या है, ये बहुलक है, ठीक है, बहुलक यानी कि मोड है। ज़्यादातर लोगों को यही चाहिए, यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जो रिपीट होती है वैल्यू ना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं, है ना। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे जो मोस्टली सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक के बेस पे आप डिस्कस कर सकते हो कि सर एल साइज का कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता है, तो हमको स्टॉक भी ज्यादा किसका रखना है, एल साइज का। ये दोनों कम बिकते हैं तो इनका स्टॉक कम रखना है। तो ये आता है, यहाँ पे आ जाता है मोड का रोल, यानी कि बहुलक का रोल आ जाता है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सॉरी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। आप लोग सभी इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।